हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स राजेंद्र क्लासेस। आज मैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट के लिए सिलेबस तैयार करके लाया हूँ। क्या क्या सिलेबस आता है उसमें, क्या कितना पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बाढ़ है। क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये कुछ पता नहीं। बट मोस्टली अभी तक का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनका एनालिसिस करके मुझे सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट को कितना देना चाहिए, ताकि वो, और कितना स्ट्रेस देना दें ताकि वो उसे तैयार कर सके, और हमारा तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर हेडिंग में लिख रखा है इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट सिलेबस। तो अब हम इस सिलेबस को पढ़ेंगे। सबसे पहले एट ए ग्लेंस में इसमें क्या क्या पोर्शन होंगे मैं आपको वहां ले चलता हूं। तो यहां पर है सिलेबस। सिलेबस में आपके पोर्शन होंगे सबसे पहले पोएट्री होगा आपका, नेक्स्ट ड्रामा, प्रोज, रेटोरिक एंड प्रोजेडी। इसी में हम ऐड कर देते हैं एज वेल एज फिगर स्पीच। ये आपका रेटोरिक, प्रोजेडी, फिगर स्पीच, ये तीनों पार्ट्स। देन है आपका एज, जिसमें आप चौसरियन है, रिवाइवल है, चौसरियन है, रिवाइवल है, एंग्लो नॉर्मन है, विक्टोरियन है, एनी। इसके बाद है आपका क्रिटिसिज्म, एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें ये पार्ट कवर करना होंगे। अगर आपको यूजीसी नेट, अगर हमें नेट निकालना है तो नेट के लिए हमें ये जो पोर्शन में इसमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पार्ट्स पर कमांड बनानी होगी। और इन 7 पार्ट्स पर कमांड कब बनेगी? जब हम पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैंने इन सभी पर्टिकुलर अलग अलग लेकर उन पर वीडियो बनाया है, और इसमें मैंने आपको उनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज देना चाह रहा हूं। तो ये देख लीजिए आप। तो सबसे पहले ये है पोएट्री। ठीक, यहां लिखा है अपेक्स राजेंद्र क्लासेस, ये हमारी स्टूडियो है। इंग्लिश लिटरेचर यूजीसी नेट सिलेबस। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, हमें यही देखना है। तो सबसे पहले हमारा रहा है पोएट्री। मैंने आपको बता दिया था पोएट्री सबसे पहले। इसमें एपिक, एपिक जैसे दिए जाते हैं, बिवोल्फ है, इलियड है, ओडेसी है, पैराडाइज लॉस्ट है, या एनियाड। बहुत सारे एपिक हैं, अराउंड 15 या 16 हमें याद हो जाने चाहिए। उनके बारे में डिटेल स्टडी बेशक ना हो, लेकिन उनके बारे में सब कुछ मोस्टली जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके बाद है मोक एपिक। मोक एपिक में जैसे द रेप ऑफ द लॉक, डेंसियार्ड, बैटल ऑफ बुक्स, ये हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। देन ओड, नाइटिंगेल, ओड ग्रेसियन, किड्स के द्वारा लिखी हुई है, पता होना चाहिए। लिरिक, लिरिक क्या होता है? लिरिक के कुछ लिरिक है दे रखा है, ट्रिब्यूटी, थॉमस कैरियो ने लिखा है, अंडर द ग्रीन बुक शेक्सपियर का लिखा हुआ है। देन आइडल, आइडल क्या होता है? ये एक पेस्ट्री होता है, एक हम विलेज पे बोल सकते हैं, हमारा कंट्री के लिए बोल सकते हैं कि गांव में रहकर अगर उसके एटमॉस्फेयर में कोई भी सॉन्ग लिखा जाता है उसी से रिलेटेड रस्टिक एरिया में, तो उसे हम आइडल बोलते हैं। सोनेट, सोनेट एस्टोफानिस्टेला सिडनी, एस्टोफानिस्टेला सिडनी ने लिखा, अमरेटी स्पेंसर ने लिखा, ऑन इज ब्लाइंडनेस मिल्टन ने लिखा है। देन है बालड। बालड क्या होती है? बालड किसी भी स्टोरी को गा कर, यानी कि गा गा के सुनाया जाए दूसरों को,
तो वो बैलेड बन जाती है, जैसे रॉबिन हुड। और सबसे पहली जो थी चेवी चेस थी बैलेड, लिखी हुई यूरोपियन कंट्रीज में। देन है हमारे द वाइफ ऑफ यूसरवेल, ये भी एक बैलेड है, पर ये किसने लिखी अननोन है। देन एलेजी, एलेजी क्या होती है? एलेजी के बारे में, एलेजी दुख है, एक दुख है, दुख की कविता है, कोई किसी कारण से दुखी है या अपना किसी खो जाने पर या किसी पर्सन विशेष के लिए अगर वो दुख फील कर रहा है तो उसके लिए पोएम लिखता है दुख में, तो उसे एलेजी कहते हैं। इसके बाद दे रखा है पेस्टोरल एलेजी, पेस्टोरल एलेजी, पेस्टोरल एलेजी, पेस्टोरल एलेजी क्या है? पेस्टोरल से संबंधित होता है कि गांव का पास्चर लैंड यानी घास का मैदान, और एलेजी, एलेजी का मतलब होता है दुख, दुख में लिखी हुई कविता। तो अपने किसी साथी के खो जाने, अपने किसी साथी के खो जाने पर जब वो नहीं मिलता है तो उसके लिए दुख फील होता है, तो उसे पेस्टो एलेजी बोला जाता है। जैसे मिल्टन ने लिख रखा है एडवर्ड किंग के लिए लैसिडास, कीट ने एडोनियास शैली के लिए, तो वैसे कई सारी हैं। इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने आर्थर हलम के लिए लिखा है। तो इसके बाद है सटायर, सटायर, सटायर में आपका पायर्स द प्लोमैन, पायर्स द प्लोमैन, ये है विलियम लैंगलैंड ने लिखा है। और तो सटायर के लिए कोई विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं, बल्कि हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती हम उसको मना कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो एक तरीका से किसी पर भी व्यंग करना किसी के लिए, तो ये सारे सटायर तक ये पोएट्री की फॉर्म है, ये दैट मस्ट बी लर्न्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन यूजीसी नेट। नेक्स्ट है हमारा, तो हम देखते हैं ड्रामा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ड्रामा। तो इसमें हमारे वही पॉइंट्स दे रखे हैं हमने। ड्रामा में क्या करना है, ड्रामा में कितना पढ़ना है वो देखिए। प्री एलिजाबेथन, प्री एलिजाबेथन ड्रामा, यानी कि एलिजाबेथ के जब टाइम आया था उससे पहले जो ड्रामा होते थे उनके बारे में। तो वो कौन कौन से थे? मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस, मोरलिटी प्लेस और इंटरल्यूड, ये 4 तरह के प्लेस थे। उस समय ये प्ले खेले जाते थे या वहां पर स्टार्ट किए जाते थे, सारे स्टेज किए जाते थे। तो इनमें से एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में ऑलवेज आता है, कभी भी एक क्वेश्चन इन चारों में से कभी भी मिलता है। देन है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है? हीरो जब अनटाइमली डेथ हो जाए या फिर वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाए, उसका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और वो उसको इंप्रूव ना कर पाए और फिर एक ट्रेजिक एंड हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए ट्रेजेडी हो जाती है। तो ओडिपस द रेक्स सोफोक्लिस ने लिखा है यूनानी में, तो उसे बहुत अच्छी ट्रेजेडी है, उस पर से क्वेश्चन समटाइम देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। अब जैसे यहाँ पर है गोरबेडक बाय थॉमस सेक्वाइल एंड थॉमस नॉर्टन। तो सबसे पहली ट्रेजेडी लिखी गई थी वो थी गोरबेडक, थॉमस सेक्वाइल और थॉमस नॉर्टन ने लिखा। देन है कॉमेडी है, क्लासिकल, ट्रेजिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, ह्यूमर कॉमेडी, मैनर। तो ये सारी कॉमेडीज के पार्ट्स हैं, शुड बी स्टडी इन डिटेल। पोएटिक प्ले क्या होता है? पोएटिक प्ले जो होता है वो स्टेज नहीं किया जाता है, वो ऑलवेज एक जगह बैठकर रीड किया जाता है। वर्स और प्रोज दोनों में हो सकता है, बट वो रीड किया जाता है ना कि स्टेज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, बॉर्डर है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और माय लास्ट डचेस जो अपनी वाइफ, मरी हुई वाइफ के लिए लिखते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉब्लम प्लेस सोसाइटी के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं उन पर जो भी उनको एक्सपोज करने के लिए जो कुछ भी लिखा जाता है छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में जो प्ले होते हैं उन सबको प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं। जैसे डॉल्स हाउस हेनरिक इब्सन ने सबसे पहले लिखा था। वन एक्ट प्ले, एक जैसे 1 घंटे के अंदर एक पूरा प्ले चलो खत्म हो जाए तो वो 1 एक्ट प्ले में आ जाता है। ऐसे 3 एक्ट प्ले होते थे, 5 एक्ट प्ले होते थे, बट टाइम की शॉर्टेज है, आप कोई भी देखना नहीं चाहता जल्दी, तो इसीलिए अब 1 एक्ट प्ले मोस्टली चला जाते हैं। तो ये थे आपके ड्रामा, इनमें डिटेल स्टडी होनी चाहिए। देन है हमारी प्रोज। तो प्रोज में जनरल, लॉन्ग प्रोज, ऐसे, ये सभी प्रोज जो शॉर्ट स्टोरी है, ऐसे है, नोवेल्स है या मेमोरीज है, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, इन सभी को
हम प्रोज के अंदर लेते हैं। तो ये है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इसकी किसकी बायोग्राफी किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है मेमोरीज। मेमोरी एक नॉन फिक्शन है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, नॉन फिक्शन है, इसे कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि जो भी अपनी प्रीवियस नॉलेज होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है किसी के साथ, उसे हम डायरी में लिखते हैं, वो मेमोरीज बन जाती है, यादें कह सकते हैं हम इसे, रिमेंसेंस। तो जनरल से कोई भी न्यूज़पेपर या मैगजीन हो सकती है। तो इस पर क्वेश्चन आज, यानी कि आज मॉडर्न टाइम में जनरल तो एक 100% आता है, कहीं का भी कैसा भी आए। न्यू क्लासिकल एज में जो जनरल पाए गए उनमें से क्वेश्चन आजकल ज्यादा ही यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद है हमारी, देन हम बात करेंगे फिगर स्पीच एंड रिटोरिक प्रोजेडी। तो जिसमें फिगर स्पीच में क्या होता है, वो जो हम शैम्पू याद कर रखे हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत के लिए हम अगर बात करें तो इसकी उतनी नहीं, जैसे ये सिमली है, ये एपोस्ट्रोफी है, ये मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन है, ओनोमेटोपोइया है। ये जो फिगर स्पीच है, ये हमने 12th में पढ़ रखे थे। ऐसा नहीं कह रहे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इनमें से शायद ही, मतलब बहुत कम चांस है जो देते हैं। देते कहां से हैं? आपको अलिट्रेशन, एंटीथेसिस, मेटोनमी, सिनोडक, पैराडॉक्स, एसोनिस, एपिग्राम, एफिसिम, आयरनी, इन्वर्जन, एपिथेट, ये सारे जो दे रखे हैं इनमें से आता है। उन्हें भी अपना याद रखिएगा, बट ये जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यहां से जरूर आता है। अगर आपको तैयार है सारे तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है, हम आंसर कर लेंगे उसका सही। देन है रिटोरिक फिगर। अब रिटोरिक फिगर में क्या है कि ये रिटोरिकल क्वेश्चन आता है, चासमस आता है, जोग्मा। चासमस और जोग्मा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। चासमस और जोग्मा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो कि यूजीसी नेट में क्वेश्चन अक्सर आता है। ये अगर आपको मोस्टली चीज अगर तैयार ना हो, अगर इसका अगर कुछ याद करना है और आपसे तैयार नहीं हो रहा है, तो भी आप क्या करें, चासमस और जोग्मा को तो जरूर याद करके जाएं। चौसमा से जैगमा और प्रोजोडी में वर्स एनापिस्ट और डिक्टिल, एम्बस और ट्रॉची। मैंने ये वही बेकार की चीजें मैंने लिखी नहीं जो अभी तक पूछी नहीं गई, और ना ही मोस्टली उनके लिए प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आते ही हैं जिनके लिए मोस्टली, वही मैंने इसमें लिखा है। तो एम्बस, ट्रॉची, एनापिस्ट, डिक्टिल, कोई सा भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये जरूर मिलेंगे, अभी तक का रिकॉर्ड है इनमें। देन स्टेंजा फॉर्म, ट्रिपलेट, टर्जा, राइमा, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्पेरियन स्टेंजा, 9 लाइन स्टेंजा है ये, और इसे ही अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं, हेक्सामीटर में है ये, क्वाट्रियन, ओटावा, राइमा। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी अभी तक प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा इसके बाद एज। अब हम बात करें कि हमें एज कौन सा पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तो देख लीजिए, इसे मोस्टली चीजें मैंने कवर कर दी हैं इसकी। तो आप अभी इसमें लास्ट में मीट्रिक लाइंस जो थी वो यहाँ पर भी लिखा है, डायमीटर है, ट्राईमीटर है, टेट्रामीटर है, पेंटामीटर है और हेप्टामीटर, हेक्सामीटर। पेंटामीटर और हेक्सामीटर आपको जरूर याद होना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, चाहे पोएट्री, पोएम वगैरह कुछ भी, तो आयम्बिक, पेंटामीटर और हेक्सामीटर मोस्टली कैन बी सीन इन होल इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लिटरेचर। आप याद रखिएगा कि आपको ये पेंटामीटर और हेक्सामीटर कहीं ना कहीं हमेशा दिखेंगे, तो इसीलिए, और इनको तैयार हैं तो आपको चीजें जल्दी समझ में भी आएंगी, तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है, याद रखना है। अब हम देखते हैं एज। तो एज में हमें क्या क्या तैयार होना चाहिए। एज देखिए, हमने सबसे पहले लिखा एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड ये बहुत, यानी कि 5th या 6th सेंचुरी रही होगी, बीसी की बात है ये, तो इस समय सेंचुरी में। तो ये लिखा है आपका
450 से 1060 तक, यानी एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो, बीसी बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट। तो यहाँ पर 450 से लेकर 1060 तक का जो टाइम था एंग्लो सैक्सन पीरियड बोला गया। और इस समय सबसे पहले जो एपिक लिखा गया था वो था बिवोल्फ, एक बहुत अच्छा अननोन है, किसने लिखा क्या नहीं ये बिल्कुल पता नहीं है चला आज दिन तक। लेकिन ये एक क्वेश्चन समटाइम, मतलब यहां से अगर आपको कुछ पढ़ना है तो इस बिवोल्फ के बारे में पढ़ लीजिए। और ये टाइम जरूर याद रखिएगा कि कौन सा टाइम कितना है, कि 450 1060 तक बिवोल्फ। बिवोल्फ अननोन है, हीरोइक डीड है इसमें। बिवोल्फ एक हीरो होता है और जो लोगों को परेशान करते हैं उन लोगों से लड़ता है, लोगों को बचाता है। तो अच्छाई की बुराई पर जीत दर्शाई जाती है हमारे रामायण की तरह, ऐसे बिवोल्फ में भी है। तो द रियून्ड बर्ग से फेरेरी द वंडरर, ये वो क्रिएशन है जो एंग्लो सैक्सन के टाइम पर लिखी गई थी, जहां का टाइम था 450 से 1060 एडी तक। यानी कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, यहाँ पर ब्रीफ बिल्कुल नहीं, ब्रीफ लेना है। कितना लेना है कि बिवोल्फ पढ़ लीजिए, द रियोन्ड, द सीफर, द वंडरर, इनको केवल और केवल आप बस याद कर लीजिए और थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज, बस ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड आपको एंग्लो सैक्सन से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये कितने का टाइम है 1066 से लेकर 1340 ईस्वी तक का है ये। यानी कि वो 1060 है, 1066 है क्या, 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग है, बैटल ऑफ हेस्टिंग, बैटल ऑफ हेस्टिंग। तो ये बैटल ऑफ हेस्टिंग हुआ था। क्वेश्चन ये आता है इंग्लिश लिटरेचर में कि बैटल ऑफ हेस्टिंग कहाँ हुआ था और क्या इसका टाइमिंग थी। तो आप याद रखेंगे कि बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में एंग्लो नॉर्मन एज का है, वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी सी, यानी इंग्लिश सेक्शन से लिटिल बिट आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बैटल ऑफ हेस्टिंग याद करना पड़ेगा। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से आपको राइटर्स हैं उस समय के इंपॉर्टेंट है। जेफरी मॉन्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे तो याद ही करना है। इन्होंने क्या लिखा था, हिस्टोरिक रेगम ब्रिटेनी, यानी कि ब्रिटेन की हिस्ट्री। ये इटालियन में लिखा गया है तो इसलिए जल्दी माइंड वैसा नहीं आएगा, बट ब्रिटेन की हिस्ट्री हम कह सकते हैं, आप याद रखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इन्होंने लिखा था। लेमन्स ब्रुट, लेमन्स ब्रुट, ये 5-6 ब्रुट हैं, आपको उन ब्रुट को तैयार करना है, इसके बाद इसको छोड़ देना है, बट इतना तो तैयार करना ही होगा। देन थर्ड नंबर पे है द एज ऑफ चौसरियन, यानी कि द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की फाउंडेशन एज ऑफ चौसर में ही रखी गई। चौसर ही वो व्यक्ति, वो पर्सन था जिसने इंग्लिश को दुनिया के सामने लेकर आया, वरना उस समय तो फ्रेंच चल रही थी, फ्रेंच और इटली ही का बोलबाला था। इंग्लैंड में इंग्लिश खत्म हो गई थी, एक तरीके से रस्टिक लोग, देहाती लोग बोलते थे। जैसे आज हमारे यहाँ हिंदी लोग जल्दी नहीं बोलते हैं, हिंदी शर्म आती, वैसे इंग्लिश के लिए बोलने में शर्म आती थी। पर उसने क्या किया, इंग्लिश को एक ऐसा एक फ्लो बना दिया कि सारे लोग इंग्लिश के पीछे भागने लगे। उसने ऐसी पोएट्री बना दी कि आज वो इंग्लिश में सब लोग भाग रहे हैं पीछे, इतनी फेमस हो गई। तो वो इंग्लिश है, ये फाउंडेशन इसने रखी थी, फादर ऑफ पोएट्री से ही बोलते हैं। ये 1340 में पैदा हुआ था, 1400 तक इसका एज माना जाता है, ये खत्म हो गया था। चौसरियन एज मस्ट बी स्टडीड इन डिटेल, फुली डिटेल, कंप्लीटली थ्रू आउटली। इससे आपको बचना नहीं है, एक एक पॉइंट तक आपको याद करना है, बिल्कुल डिटेल स्टडी होनी चाहिए थ्रू आउट। मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए हैं। द बुक ऑफ डचेस इसकी क्रिएशन है, द मूवमेंट, द हाउस ऑफ फेम, द कैंटरबरी टेल्स। जिसको भी कैंटरबरी टेल्स नहीं आती है वो उसे इंग्लिश लिटरेचर में कुछ नहीं आता है, याद रखिएगा। इंग्लिश लिटरेचर आने का मतलब है कैंटरबरी टेल्स तो मस्ट पी सेइंग, उसे तो आना ही चाहिए। एट यानी दैट मस्ट बी पुट ऑन योर फिंगर टिप, आपकी यानी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम से जैसे क्वेश्चन तुरंत आंसर दिया जाए, ऐसा कंट्रोवरी टेल्स को याद रखना है। पिछली हर 6 मंथ में जब हमारा यूजीसी नेट होता है तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, बचता ही नहीं कभी।
हमें विक्लिफ को याद करना है। विक्लिफ जिन्होंने बाइबल लिखी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कॉमन लोगों को पढ़ने के लिए बनवाया। लोलार्ड मूवमेंट चलाया उन्होंने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, लोलार्ड मूवमेंट से कौन बिलोंग करता है? तो विक्लिफ बिलोंग करता है। देन विलियम लैंगलैंड, द पार्स द प्लोमैन, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये पार्स कौन है? ये प्लोमैन ये कौन होता है? लास्ट में ये जीसस के रूप में आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि किसने लिखा है। इसके बाद है आपका फोर्थ, द एज ऑफ रिवाइवल। रिवाइवल में जो चीजें पहले खत्म हो गई थी, रिवाइवल का मतलब ही रिवाइव करना, दोबारा से जीवित करना। तो रिवाइवल, तो जो चीजें खत्म हो चुकी थी वो फिर से, क्योंकि चौसर के मरने के बाद कोई भी ऐसे राइटर या पोइट्स नहीं हुए जो आगे लेकर जाते, वो एक दूसरे की नकल करते रहे। इसीलिए वहां पर क्या किया है, रिवाइवल में उसी चीजों को दोबारा रिवाइव किया गया। तो जैसे हकलीफ है, लिडगेट है, स्टीफन होप्स है। स्टीफन होप्स तो बहुत बुद्धिमान था, अपने गुरु से भी ज्यादा बुद्धिमान था, एकदम चीजों को अच्छे से याद कर लेता था एक नजर देखते ही। देन है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज मस्ट बी लर्नड इन डिटेल स्टडी, इसको भी डिटेल स्टडी करना है। अब इनमें कौन आते हैं? यूनिवर्सिटी बिट्स। एक बार आप शेक्सपियर को ना पढ़ो चलेगा, बट यूनिवर्सिटी बिट्स को अगर यूजीसी नेट निकालना है तो यूनिवर्सिटी बिट्स को जरूर पढ़ना होगा डिटेल में। विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर है, सिडनी है, ये सारे इसी के ही और मोर एंड मोर हैं। देन हमारा आता है सिक्स, प्यूरिटन एज एंड रिस्टोरेशन। प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन, इसमें आपको मिलते हैं स्पेंसरियन पोइट है, कैवलियर पोइट है, मेटाफिजिकल पोइट है, जैसे डॉन है, जॉन डन है, एंड्रयू है, मार्वेल है। ये सारे पोइट्स हमें ये पढ़ने होंगे डिटेल में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नियो क्लासिकल एज। तो नियो क्लासिकल एज में क्या क्या पढ़ना होगा वो देख लेंगे। तो नियो क्लासिकल एज अगर नियो क्लासिकल या अगस्टन एज दोनों एक ही बोला जाता है। नियो क्लासिकल क्या है? नियो मान नया, क्लासिकल माने क्लासिकल। जो चीजें क्लासिकल थी उनको नए तरीकों में उनको अडॉप्ट कर दिया गया, तो न्यू क्लासिकल हो गया। अब ये काम कब हुआ था? इटली का राजा था अगस्टस, वो बहुत ही अच्छा था, तो उसी के नाम पर ही अगस्टन एज रखा गया कि उसने फुली आजादी दे रखी थी सबको कि आप अपनी इच्छा से बहुत अच्छा लिख सकते हैं, कोई भी बंदिश नहीं कि आप ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। तो इटली का तो न्यू क्लासिकल एज अगस्टन एज 1700 लेकर 1798। इसमें कौन मिलता है आपको? अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर जॉनसन, थॉमस ग्रे, डेनियल डिफोय, जोनाथन स्विफ्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोर एंड मोर रटना है हर हाल में, चाहे कैसे भी पढ़िए डिटेल में। देन है हमारा रोमांटिक एज। रोमांटिक एज क्यों बोला गया? क्योंकि रोमांटिक एज इसलिए बोला गया कि किसी की ऑर्डर की तरीके से ना करके अपने तरीके से लिखना रोमांस बोला जाता है, तो रोमांटिक एज हो गया। इसमें कौन था? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ है, विलियम ब्लेक है, एसटी कॉलेज है, रॉबर्ट साउथे है, लॉर्ड बेरन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, बल्कि और है, मैंने मोस्टली इनको ले लिया है ताकि आपको ये बता सकूं कि ये कितने अपना क्या इंपोर्टेंस रखते हैं। देन है द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज 1837 से लेकर 1910 तक का वही विक्टोरिया है जो हमारे देश की किसी टाइम इंप्रेस बनी थी 1857 ईस्वी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से वहां हायर कर लिया गया था। तो ये विक्टोरियन एज वही है, विक्टोरियन एज। इसमें आपको कौन मिलते हैं? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ब्राउनिंग है, अर्नोल्ड है, डिकेंस है, बहुत है। इसलिए डिटेल स्टडी, अब ये सारे डिटेल वाले चल रहे हैं। अगर यूजीसी नेट निकालना तो आप ये तो सोचिएगा ही नहीं कि हम एक बुक पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, नेवर। तो इसके बाद है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज 1910 से लेकर 1945 तक चला। अब मॉडर्न एज जब भी आए तो डब्ल्यू.बी. ईट्स, टी.एस. इलियट, ऑर्डन, जी.बी. शाह छोड़ना ही नहीं है। इनको तो डिटेल अच्छे ढंग से लर्न होना चाहिए, जब जैसे हम एक दूसरे को याद रखते हैं कि हाँ वो कौन है, ऐसे इनको भी याद रखना होगा। एवर रेडी।
देन है हमारा कंटेम्पोरेरी पीरियड ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। उसी टाइम पर आसपास में ब्रिटेन में क्या चल रहा था कि और भी कुछ राइटर थे जो अच्छा काम कर रहे थे। तो कंटेम्परेरी का मतलब है कि समकालीन। क्या था तो देखेंगे कुछ है। तो जॉन मीनिंग टॉम स्टोपार्ड तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। शेक्सपियर इन लव, रोजिंग क्रेजी, ये तो टॉम स्टोपार्ड ने सब मूवी बन चुकी है इस पर, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन बेनेट, पिछली बारी क्वेश्चन ये आया इसका। विलियम कूपर, डीएम लेसिंग, ये लेडी अभी भी शायद अभी भी है, तो ये बहुत अच्छा लिखती हैं, इन पर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। अब है इसके बाद है अमेरिकन लिटरेचर एंड नॉन ब्रिटिश लिटरेचर। तो अमेरिकन लिटरेचर और नॉन ब्रिटिश। अमेरिकन लिटरेचर का मीन हुआ कि अमेरिका में होने वाली लिटरेसी। दूसरा क्या हुआ कि नॉन ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटेन के ना हो, आसपास के कहीं के हो, तो वो लोग तो क्या है, H.W. लॉन्गफेलो अमेरिका के हैं, वाल्ट विटमैन अमेरिका के, एमर्सन, एडगर एलन पो, आर्थर मिलर, बहुत से हैं इसमें। तो इसका मतलब है एडगर एलन पो का द रावण मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है, बल्कि डिटेल पढ़ लेना है आपको। देन इतनी तो हमें पढ़ना है ये सब। इसके बाद है इंडियन राइटिंग गिवन अबव, यानी कि इंडियन राइटिंग वाला जो हमने आपको दे रखा है, उसमें कौन कौन से राइटर पढ़ना है वो अभी इसमें नेक्स्ट मिल जाएगा आपको। फिर है राइटर्स एंड प्रोज पोइट्स। अब ये वो हैं जो आपको इनकी लाइफ बायोग्राफी थोड़ा अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा। तो शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन गल्सवर्दी है, वाल्ट विटमैन है, पीबी शैली है, जॉन कीट है, बेन जॉनसन है, ड्रेडन है, डेनियल डिफोय का मल फ्लैंडर, रॉबिन्सन क्रूज़ो ट्रेवलॉग है, कितना इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स पढ़ रखी है आपने। इसके बाद है आपका ठीक, तो ये है हमारे। और कौन है, रिचर्ड स्टील है, जोसेफ एडिसन, अलेक्जेंडर, थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जैन एस्टन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग को तो पढ़ना ही पड़ेगा। महिला स्पेसिस्ट किसकी है, एससी की तो है। इसके बाद जीबी साहब प्रॉब्लम के लिए बहुत लिखते हैं। थॉमस हार्डी का डी अर्बरविल, टेस्ट डी अर्बरविल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये थॉमस हार्डी बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल पावर वाला बहुत ज्यादा लिख रखा है, जादू टोना जैसे ये सारी चीजें इन्होंने मिक्स कर रखी हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट, एमाली डिक्सन, नथानियल हाथॉर्न, ये तो सिंबॉलिक है। स्कारलेट लेटर इन्होंने लिख रखा है, अगर पढ़ रखा होगा स्कारलेट लेटर। क्या है वो, क्यों आता, किसके लिए आता है, एडल्ट्री के लिए आता है। जो वेश्यापन पे आता है उनके गले में ये लटका दिया जाता था, तो उसे समझ जाते थे कि हाँ ये बहुत थोड़े सोसाइटी के रहने के लायक नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन कितना पूछा जाता है कि ये किसका है, कौन सा लेटर था, ABCD कोई भी दे सकते हैं। देन तो एस्ट्रिक कॉलेज है, आर्थर मिलर है, एस्ट्रिक बायोग्राफी लिटरेरिया कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडियन, उसके बाद इंडियन राइटर पोइट्स, तो यहाँ पर दे रखा है मुल्क राजानंद है, एंड्रॉयड अरविंदो घोष है, निराज चौधरी, अनीता देसाई है, मुल्क राजानंद, खुशवंत सिंह, सरोजनी नायडू, राजा राव और आर के नारायण तो आपको रट लेने चाहिए। नसीम सिद्दीकी, KN दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, सलमान रश्दी, लिखा नहीं है पर आप वहां पर आप याद करना होगा आपको। इसके बाद है आपके यहाँ पर दे रखा है क्या, ग्रेट लिटरेरी डायमंड्स। इट मींस ये तो ऑथर हमें तैयार करना है हर हाल में, एट एनी कॉस्ट दैट मस्ट बी लैंड। इसके बाद है ग्रेट लिटरेरी डायमंड्स, क्यों, क्योंकि इनको हमें डिटेल पढ़ना है। क्या है वो, कंटेम्पररी टेल्स थोड़ी देर पहले बताया था, और यूटोपिया, गोरबोडक, अस्टोफन स्टेला, डॉक्टर फर्स्टेस, जर्मन लिटरेचर का है ये, द विंटर्स टेल, बार्थोलोम्यू फेयर, बेन जॉनसन का है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, पैराडाइज लॉस्ट किसका है, मिल्टन का, द वे ऑफ द वर्ल्ड, थॉमस के उसका
कैरियो, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये है मेयर ऑफ कैस्टेब्रिज, द मिल ऑन द फ्लॉस, द वेस्टलैंड, टीएससी लीड का है, सेंट जॉन टू द लाइट हाउस। ये वो क्रिएशन है जिनको आप थ्रू आउट आपको याद होनी चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन है। इसके बाद आपको दे रखे हैं और भी है इसमें, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी, मार्क ट्वेन का है ये, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी, मार्क ट्वेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन्स एंड लवर्स, हैमलेट, शेक्सपियर का है, मैकबेथ भी उसी का ही है, आंस एंड द मैन, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और द गाइड और गोरा। तो ये सारे क्रिएशन ऐसे हैं, इसमें इंडियन भी इंक्लूडेड है, गोरा है, गाइड है, ये हमारे यहीं की हैं। तो ये आपको डिटेल स्टडी होनी चाहिए इन क्रिएशंस का। इसके बाद आपका उसमें और क्या आता है वो देखिए। तो आने वाला वो पॉइंट है कंप्रीहेंशन। अब आपका उसमें कंप्रीहेंशन भी आता है, पहले भी आता था। तो वो किस पर हो सकता है? प्रोज पर भी और पोएम पर भी। प्रोज की कुछ लाइनें दे दी जाएंगी, कहीं के भी दे सकता है, हम कह नहीं सकते, नोवेल है, हो सकता है, ऐसे हो सकता है कुछ भी, चाहे जर्नल हो। अब पोएम की भी हो सकती हैं। तो उसमें कंप्रीहेंशन बनके कुछ क्वेश्चन तलाश, उसको रीड करके क्वेश्चन तलाशने होते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बुक, और आपको क्या करना है, कंप्रीहेंशन और ये चीजें पढ़ने के लिए कैसे निकाल पाओगे? आपको अपना बीए और एमए की जो बुक्स हैं आपने उनको डिटेल स्टडी कीजिए। अगर यूजीसी नेट निकालना है विद जेआरएफ या अपना जैसे भी अच्छे तरीके से, तो आपको ये जो सिलेबस दे रहा हूं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में। उससे भी ज्यादा अच्छे तरीका से आपको बीए और एमए का सिलेबस जो आपके पास बुक्स हैं, इवन 11-12 तक का, वो आपको सभी तैयार होनी चाहिए। उनके हर चैप्टर के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो आपका पहली ही बार में ये आपका यूजीसी नेट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं किसी भी कीमत पर, अगर आपने उनको पढ़ने के बाद इसको स्टडी किया। तो लैंग्वेज, अब इसमें एक चीज और बढ़ा दी गई है लास्ट ईयर। क्या बढ़ाया है कि लैंग्वेज बेसिक कंसेप्ट, लैंग्वेज भाषा क्या है उसके बेसिक कंसेप्ट दिए जाएंगे। इनमें से अब क्वेश्चन आते हैं। थ्योरीज, पेडागोजी, इसमें पेडागोजी आएगी, हाउ टू टीच स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। तो इंग्लिश इन यूज, इंग्लिश का कैसे प्रयोग करना। इंडिया में, हमारे भारत में जो मैकाले आया था उसने क्या बोला कि हम इनकी हिंदी नहीं सीख पा रहे, तो हम क्या करें, अपनी इंग्लिश इनको सिखा दो, ये खुद मेहनत करेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। तो वही है कि भारत में इंग्लिश कैसे शुरुआत हुई, तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है। एंड हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड द फ्यूचर, और हिस्ट्री में कैसे कैसे इसका आगे बढ़ा। देन हमारा कल्चरल स्टडीज है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, रिसर्च एंड मेथड है और मटेरियल। अब इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट सबसे लास्ट में पार्ट है, और ये सबसे टफेस्ट पार्ट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। तो जिसमें आपको रशियन फॉर्मुलिज्म पढ़ना होगा, एचिथोपेल पढ़ना होगा, न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ना पड़ेगा, फेनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रेस्पॉन्स और स्पीच एक्ट थ्योरी, न्यू हिस्टोरिकल क्वियर स्टडीज और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज और इको क्रिटिसिज्म। यानी कि ये हमारे क्रिटिसिज्म का पार्ट है। ये उसी तरह याद रखना चाहिए हमें जिस तरह से हम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इतना तैयार है तो यूजीसी नेट क्लियर है। तो हमारा ये बस इतना ही पार्ट था इसमें। तो अब आपके पास ये सारे पोर्शंस है, ये आपको सिलेबस मिल गया। अब इन टॉपिक्स को लेकर आप तैयारी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और जो जिनको नहीं पता है वो भी इससे लाभ उठा सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, इन्हीं सब्जेक्ट पर अलग अलग टॉपिक पर मैं बनाऊंगा, वो आपके लिए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप उससे लाभ उठा सकें। थैंक यू।